Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 28th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 28 दिसंबर 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कैस्पियन सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसमें से यहाँ पर 3 तरीके तो यहाँ पर मेंशन करे गए हैं। 3 तरीकों में पहला बोला गया एडजर्नमेंट मोशन, दूसरा क्वेश्चन आवर, तीसरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से कौन सा जो मेथड है वो करेक्ट है जिसके बेसिस पर पार्लियामेंट हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। अब ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिया गया है, ए 1 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 एंड 3 ओनली, या फिर ये तीनों ही तरीके हो सकते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो वो डायरेक्टली आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करें। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो जाकर सर्च करो, आपको डेफिनेटली बहुत सारी और भी जानकारी जानने को मिलने वाली है। और देखो एटलीस्ट सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं डेली बेसिस पर आप लोगों से बोलता हूँ, सभी लोग इसमें कोशिश करा करो इसका आंसर देने की। और मैप का क्वेश्चन भी डेली बेसिस पर आप लोग यहाँ पर सॉल्व करा करो, और भी बहुत सारी आने वाले टाइम पर चीज़ें मैं लेकर आने वाला हूँ आप सबके लिए, काफ़ी हद तक वो भी बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ देखो इसका जो आंसर है मैंने आपको नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से तो चेकआउट कर सकते हो। लास्ट में भी मैं आप लोगों को इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं फिर अगले दिन एडिटोरियल पर आ जाते हैं। ठीक है, तो मतलब अब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग चीज़ों को कवर कर लेंगे तो कल वो एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर हम लोग इस आर्टिकल में देखें तो क्या क्या बात की गई है, वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की गई है। जो यहाँ पर बच्चे हैं 15 से 17 साल के, ठीक है, अब यहाँ पर इनको कोवैक्सीन दिया जाएगा कब से, 3 जनवरी से। तो ये यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। जो टीनेजर्स हैं 15 to 17 के बीच के, आप देख पाओगे तो ये सब एलिजिबल हो जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए 3 जनवरी से, और इनको जो वैक्सीन मिलेगी वो कोवैक्सीन ही मिलेगी, बस ऐसा यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है। बच्चों के अलावा जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो कि ऑलरेडी 2 वैक्सीन ले चुके हैं, मतलब कि 2 डोजेस ले चुके हैं, तो वो लोग भी एलिजिबल हो पाएंगे कि उनको एक प्रिकॉशन डोज दिया जाए। ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए तो तारीख 3 जनवरी रखी गई है, लेकिन यहाँ पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनके लिए तारीख 10 जनवरी रखी गई है। उसी प्रकार से जो बहुत सारे बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, 60 साल की उम्र है या फिर उनसे भी ज़्यादा हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कोमोर्बिडिटी है, मतलब कि आप कह सकते हो और कोई बीमारी भी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर वो लोग भी अगर 2 डोज ले चुके हैं वैक्सीन की तो वो लोग भी एलिजिबल हो पाएंगे डॉक्टर की एडवाइस पर कि वो आगे एक प्रिकॉशन डोज ले सकें, और उनके लिए भी तारीख वो 10 जनवरी के आसपास रखी गई है। तो वही मतलब आप कह सकते हो वही चर्चा हो रही है बच्चों के लिए, प्लस यहाँ पर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, प्लस ओल्ड एज पीपल है, उनके यहाँ पे बोला गया कि आने वाले टाइम पर हम लोग वैक्सीनेशन को लेकर काम करने वाले हैं। और उसी के साथ बोला गया, देखो जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने क्लियरली एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला कि जो भी बच्चे आप कह सकते हो जिनका जन्म 2007 के अंदर हुआ है या 2007 से पहले हुआ है जिनका जन्म, वो सब यहाँ पर सक्षम रहेंगे, वो सब एलिजिबल रहेंगे कि अपने आप को वो रजिस्टर कर सके कोविन पोर्टल पर, और फिर 3 जनवरी से ये कोवैक्सीन लेना चालू करें। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पर काफ़ी सारी जो हमारी जनसंख्या अभी भी रह चुकी है जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो वो लोग भी यहाँ पर उस वैक्सीन को ले पाएंगे।
क्लियर हुआ? तो इस आर्टिकल के अंदर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ और भी नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास ऐसा देखने को मिलेगा नहीं। अब आते हैं एक छोटे से आर्टिकल पर। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आर्टिकल जितना छोटा लग रहा है ना, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा है। कैसे होगा आगे मैं आपको बताऊंगा। हुआ क्या है, अभी 6 नक्सल्स को मारा गया सुकमा के अंदर, मतलब जो सुकमा डिस्ट्रिक्ट आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, तो यहीं पर आप कह सकते हो 6 नक्सलवादियों को मारा गया है। ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बेसिस पर यहाँ पर आप कह सकते हो ये इनको मारा गया। तो ये इन्फॉर्मेशन बार बार ये देख पाओगे इसमें रिपीट करी गई है। अब यहाँ पर इस आर्टिकल में से तो एक भी लाइन, एक भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकलेगा नहीं, लेकिन क्या है, करंट इशू में आप देख पाओगे नक्सलिज्म, माओइज्म और ये जो भी हम लोग देखते हैं ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो टॉपिक है ना, ये डायरेक्टली मेंशन करेगा यूपीएससी सिलेबस के अंदर, तो आपको इसके बारे में पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब आर्टिकल हमारे लिए इनफ नहीं है। आर्टिकल को थोड़ा सा हम लोग को और एडवांस लेवल पर कवर करना होगा, जैसे कि इस आर्टिकल में यहाँ पर आप लोग सीखोगे कि मैं आपको बताऊंगा जैसे कि ये नक्सलिज्म क्या है, कैसे इसका आज के टाइम पर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चाहो तो आप लोग नोट्स वगैरह साथ ही साथ प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है। तो आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। अब सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया गया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, सिलेबस के अंदर डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन, तो और हमारे यहाँ पर ये जो आर्टिकल है डायरेक्टली सिलेबस का पार्ट बन जाता। तो यहाँ पर कुछ ऐसा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है कि हाँ यार क्यों इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात, सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एनकाउंटर हुआ है। तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले भी बहुत सारे इसी प्रकार के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, वहाँ पर नक्सलवादी अफेक्ट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब डायरेक्टली हम बात करते हैं क्या इंडिया के अंदर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की सिचुएशन आखिरकार क्या है, क्योंकि आपसे होल लेवल पर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसी को हम लोग मॉइज्म भी बोलते हैं, मॉइस्ट भी बोलते हैं, और इंडिया के अंदर नक्सलवाद बोलते हैं। ठीक है, जो नक्सलवाद है इंडिया के अंदर बोला जाता है, अदरवाइज इसको जो दूसरे नाम है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और मॉइस्ट के नाम से भी जानते हैं। नाउ ये जो नक्सलिज्म वर्ड है ये निकल कर कहाँ से आया है, ये जो वर्ड है ये वेस्ट बंगाल के अंदर एक गांव है नक्सलबारी, वहाँ से निकल कर आया। एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये नक्सलिज्म वर्ड निकल कर आया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो नक्सलिज्म का मूवमेंट है लगातार बढ़ता रहा, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इंक्रीज हुआ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, यहाँ सभी जगह पर ये नक्सलिज्म काफ़ी बढ़ चुका था। और आज के टाइम पर इंडिया के और भी बहुत सारे स्टेट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पर नक्सलिज्म काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको अभी उसके बारे में मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि आज के टाइम पर देखो ये होता क्या है, नक्सलिज्म जब बढ़ता है, ठीक है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और सबसे पहली बात, नक्सलिज्म यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तरीके से मॉइज्म का ही फॉर्म देखने को मिलेगा, और मॉइज्म भी एक तरीके से कम्युनिज्म का फॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो नक्सलिज्म हो, चाहे वो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, चाहे वो मॉइस्ट हो, सब यहाँ पर एक ही टर्म कहलाते हैं। तो अगर हम मॉइज्म की बात करें तो वो कम्युनिज्म का फॉर्म है। इस मॉइज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये कौन लेकर आया था, माओ से तुंग यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। ठीक है, अब इसका मतलब होता क्या है, देखो इसका मतलब ये होता है कि क्या करना, स्टेट की पावर्स को कैप्चर कर लेना। ठीक है, जो लोग हैं, जो भी नक्सलवादी होते हैं, ये क्या, इनका कहना यह है कोई सरकार वगैरह होती नहीं है। ठीक है, इनका मानना होता है सरकार वगैरह होती नहीं है, और जो भी पावर्स सरकार की उनको छीनो, हथियार उठाओ और उनसे लड़ो। तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब अगर हम बात करें जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है वो इंडिया के अंदर क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या है। देखो, सबसे पहली बार गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे एक्ट ऐसे ले आए जाते हैं, या फिर एक्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से बदलाव कर दिया जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल पीपल को परेशानियां होती हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक्ट आया था ट्राइबल डिस्कंटेंट का। ठीक है, आप कह सकते हो ट्राइबल डिस्कंटेंट मतलब क्या है, एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। देखो, ये जो एक्ट है बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि जो फॉरेस्ट, जो जंगल है, उसको हम लोग प्रोटेक्शन दें। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक्ट है जब इसके अंदर चेंजेस किए गए, इसको लेकर आया गया, तो इससे क्या हुआ, जंगलों से जो बहुत सारे ट्राइबल पीपल हैं उनको निकाला गया बाहर। ठीक है, और आपको मालूम है जो ट्राइबल पीपल, जो आदिवासी लोग हैं, उनके लिए जंगल बहुत ज़्यादा मेन जगह है। उनके लिए यहाँ पर एक तरीके से फॉरेस्ट और लैंड, यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो वाटर, यही 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो आप कह सकते हो ट्राइबल पीपल हैं जो कि मेनली पूरे उस फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, पूरा उनका जो जीवन है वो उसी फॉरेस्ट के ऊपर व्यतीत हो रहा था, उनको उस फॉरेस्ट से निकाल दिया गया। अब जब मैसिव डिस्प्लेसमेंट कर दिया गया, ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ से निकल गई, तो क्या होता है, वो लोग घूमते घामते अलग अलग जगह पर पहुँचते हैं, नक्सलिज्म अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर पहुँच जाते हैं। और आप कह सकते हो जब ये एरियाज़ के अंदर पहुँचते हैं तो ये जो लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ईजी टारगेट बन जाते हैं माओइस्ट के, क्योंकि 1-2 लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि नक्सलवादी सोच के होंगे, मॉइज्म के सोच के होंगे, तो वो लोग क्या होता है, वो लोग इनके पास पहुंच जाते हैं जिनको जंगल से निकाला गया। अब इनके पास पहुंच के अपनी आइडियोलॉजी इनके साथ भी यहाँ पर शेयर करके आप कह सकते हो इनको भी अपने झांसे में ले लेते हैं, और फिर उसके बाद आप कह सकते हो इनको भी अपने ही उसमें नक्सलवाद में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो ये इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पाओगे लगातार ये बढ़ावा देखने को मिलता है, नक्सलिज्म इंक्रीज होता हुआ इसी प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, और फिर जो भी ये मॉइस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी ट्राइबल पीपल को निकाला गया उनको वेपन प्रोवाइड करवा देते हैं, कुछ मनी प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, उनका एक तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा देते हैं, और उसके बेसिस पर क्या होता है, उनको पूरी तरह से नक्सलिज्म के उसमें उतार देते हैं। उनकी जो आइडियोलॉजी है वो पूरी तरह से नक्सलिज्म के रिगार्डिंग कर देते हैं, सरकार के खिलाफ सारी चीज़ें पहुंचा देते हैं। क्लियर हुआ इसके बारे में। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पीछे के और भी रीज़न देखने को मिलेंगे। ये तो दो रीज़न आपने समझ लिया, तो ट्राइबल डिस्कंटेंट हुआ, दूसरा यहाँ पर बहुत सारे और भी जो लोग हैं वो मॉइस्ट आइडियोलॉजी के होते हैं, वो लोग उनके पास पहुँच जाते हैं, ये दूसरा रीज़न हुआ। तीसरा क्या है, यहाँ पर हमारा जो एक तरीके से सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारे गैप देखने को मिलेंगे। होता क्या है, बहुत सारे जो एरियाज़ है खासकर नक्सल अफेक्टेड एरियाज ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पर कोई विकास आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, और सरकार का यहाँ पर मेन फोकस होना चाहिए वहाँ पर डेवलपमेंट करना, तो सरकार यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल हो जाती है डेवलपमेंट करने के लिए उन एरियाज़ के अंदर। उसी वजह से भी आप कह सकते हो वो लोग एक तरीके से मतलब नक्सलिज्म आइडियोलॉजी के अंदर आ जाते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ होती नहीं है, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट जो है आप कह सकते हो हटाया जाए इनको। तो इस प्रकार की यहाँ पर सिचुएशन बन जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, विलेज के अंदर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हो पाती, कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी नक्सलिज्म इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। ठीक है, जो पुलिस है यहाँ पर आप कह सकते हो कि वही देखने को मिलेगा, कोई प्रॉपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एसेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करवानी चाहिए वहाँ पर, वो नहीं हो पाता है काम। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये नक्सलिज्म वगैरह इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद सरकार आज के टाइम पर इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव उठा रही है। आपने सीखा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, रीजंस क्या है जो बढ़ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ऐड करना होगा कि क्या क्या इनिशिएटिव सरकार के थ्रू उठाए जा रहे हैं इस चीज़ को खत्म करने के लिए। सबसे पहला इनिशिएटिव है ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड यहाँ पर आप कह सकते हो एक एंटी नक्सल फोर्स है, नक्सलवादियों को खत्म करने के लिए एक एंटी नक्सल फोर्स बनाई गई थी 1989 में, फिर बहुत सारी जगह में इसको डिप्लॉय भी किया गया। उसी प्रकार से ऑपरेशन ग्रीन हंट को चलाया गया था। ये जो ऑपरेशन है इसको 2009 से 10 के बीच पे आसपास बीच में इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे जो सिक्योरिटी फोर्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया। डिप्लॉय मतलब उनको फैलाया गया नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर। बहुत सारे ऐसे एरियाज जहाँ पर नक्सलिज्म सबसे ज़्यादा है वहाँ पर फैलाया गया इन फोर्सेस को, जिससे वो लोग उस नक्सलिज्म को ख़त्म कर सकें। उसी प्रकार से एक और इनिशिएटिव है हमारी सरकार का, वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो कि काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ठीक है, वहाँ पर विकास बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या हुआ, इसको भी लॉन्च किया गया था 2018 में, और इसका मेन मकसद था कि हम लोग ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो पुराने पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकें एक प्रोग्रेसिव एरिया के अंदर, जिससे यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। उसी प्रकार से सरकार का एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है समाधान। देखो, जब भी नक्सलिज्म से रिगार्डिंग कोई भी पूछा जाए कि हाँ क्या इनिशिएटिव है, किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें टैकल की जा रही हैं, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को किस प्रकार से खत्म किया जा रहा है, तो इसको ज़रूर लिखना है। एक ऑप्शन है हमारे पास, सरकार का इनिशिएटिव है समाधान। समाधान की अपने आप में फुल फॉर्म है, एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से मोटिवेशन ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ऐसे हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। तो इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर एक बार आप लोग ध्यान रख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो एक बार। ठीक है, तो क्लियर हुआ इसके बारे में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे यहाँ पर आप कह सकते हो जो आपका आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स के बेसिस पर भी बन सकते हैं, मेंस के बेसिस पर भी बन सकते हैं, लेकिन इस आर्टिकल को हमने पूरी तरह से कंप्लीटली इसको कवर किया। ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि हाँ जो 6 मॉइस्ट हैं इनको मार दिया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया। तेलंगाना छत्तीसगढ़ की जो पुलिस फोर्सेस हैं इन्होंने सुकमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मंडे मॉर्निंग में ये काम करके दिखाया है। अब ये इन्फॉर्मेशन आई है तो ये तो कहीं नहीं पूछा जाएगा, है ना, तो इसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग एक मैप को देखते हैं। ये मैप थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप समझने के लिए चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि आज के टाइम पर जैसे कि रेड वाले एरियाज़ है जो जहाँ पर आपको रेड पैचेज देखने को मिलेंगे, ये एरियाज़ हाईली अफेक्टेड हैं। यहाँ पर जो मॉइज़म है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का एरिया आप देख पाओगे डार्क रेड कलर का है, मतलब हाईली अफेक्टेड एरिया है। झारखंड के अंदर बहुत सारे एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर नक्सलिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी वेरियस एरियाज़ आपको देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार से जो ऑरेंज कलर के पार्ट देखने को मिल रहे हैं ये मॉडरेटली अफेक्टेड है, मतलब कि यहाँ पर भी नक्सलिज्म है लेकिन थोड़ा कम है। जैसे ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगा बहुत सारे एरियाज़ में, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सारे एरियाज़ में है, तेलंगाना में बहुत सारे एरियाज़ के अंदर है। ठीक है, लेकिन कम है। उसके बाद ये जो ग्रीन वाले एरियाज़ आप देख पाओगे यहाँ पर नक्सलिज्म मतलब आप कह सकते हो बहुत ही कम, ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ एरियाज़ है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये मैप के थ्रू हम लोग चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, इसी वजह से मैंने आप लोगों को मैप दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है
केरला ने टॉप किया है नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स के अंदर और यूपी यहाँ पर बॉटम में रह चुका है इसी इंडेक्स में। तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली बताया गया। देखो अभी केरला ने टॉप किया ये चौथे साल में, मतलब ये जो हेल्थ इंडेक्स है बेसिकली ये लगातार आ रहा है और ये चौथा साल है जहाँ पर केरला ने लगातार टॉप किया है और उत्तर प्रदेश यहाँ पर बॉटम में रहा है। अभी जो हेल्थ इंडेक्स है ये बेसिकली खुद एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है और एक पार्ट है हमारा नीति आयोग का। साथ ही साथ यहाँ पर वर्ल्ड बैंक, यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, ये सब मिलकर यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। अब होगा क्या इस रिपोर्ट के बारे में अभी तो कोई इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर डेफिनेटली इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आएगी। बट अभी यहाँ पर याद रखने के लिए आप लोग छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि हाँ केरला ने इसके अंदर टॉप किया। केरला के बाद तमिलनाडु हुआ, तेलंगाना हुआ, इन्होंने भी यहाँ पर अपनी रैंकिंग्स को इंप्रूव किया है। केरला के बाद यहाँ पर तमिलनाडु और तेलंगाना दूसरे तीसरे नंबर पर देखने को मिलेंगे। अब ये जो हेल्थ इंडेक्स स्कोर है ये प्रिपेयर होता है कि स्टेट्स का हेल्थ को लेकर कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। यहाँ पर आप कह सकते हो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो बच्चा जन्म ले रहा है, ठीक है, जन्म लेने के बाद यहाँ पर बच्चे की डेथ हो गई है, तो वो जो क्राइटेरिया वो मतलब वो जो डेथ हुई है उसका रेशियो कितना है, ज़्यादा डेथ हुई है या कम डेथ हुई है। बहुत सारे एरियाज़ के अंदर आप देख पाते हो जो न्यूनेटल डेथ होता है, जब बच्चा पैदा हुआ तो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो जब जिस स्टेट के अंदर ये डेथ ज़्यादा होंगी वो बॉटम में रहेगा, जिस स्टेट के अंदर डेथ यहाँ पर कम रहेंगी वो टॉप पर रहेगा। तो अभी हमने ये देखा। उसका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब कि यहाँ पर काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं जिनकी 5 साल से कम उम्र होती है उनकी भी इसी प्रकार से डेथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो सिचुएशन है इसका रेशियो भी कम होना चाहिए किसी भी स्टेट के अंदर अगर उसको टॉप करना है इस इंडेक्स में। तो क्लियर हुआ इसके बारे में। तो केरला ने यहाँ पर टॉप किया है, ये आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो अभी छोटा सा ये आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऊपर आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे चर्चा की गई है मिशनरीज ऑफ चैरिटी को अभी FCRA ने डिनाई कर दिया कि हम लोग इसको रिन्यू नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, इन्होंने मंडे में बोला कि जो FCRA है, ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि FCRA क्या होता है। यह है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, जो बाहर से कोई पैसा दिया जाता है, मतलब हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे NGOs चलते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं, NGOs चलते हैं, लोगों की वेलफेयर के लिए चलाए जाते हैं NGOs। अब क्या होता है उन NGOs के पास पैसा आता है, अब बहुत सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी आता है, बहुत सारे विदेश की जो कंट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पर पैसा भेजती हैं इनको। तो उस पैसों को रेगुलेट करने के लिए, उस पैसों को अच्छे से देखने के लिए यहाँ पर ये FCRA एक्ट बनाया गया था, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, किसी भी NGO के बारे में अगर हम बात करें, कोई भी NGO हो गया, कोई भी एसोसिएशन हो गया, अगर उसे फॉरेन फंड लेना है या फिर बाहर से कोई डोनेशन लेना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या होता है, उस NGO को रजिस्टर करना होता है इस FCRA एक्ट के अंदर में। ठीक है, लेकिन अभी हुआ क्या, यहाँ पर जो हमारा ये देख पाओगे मिशनरीज ऑफ चैरिटी है। मिशनरी ऑफ चैरिटी क्या है, ये एक कैथोलिक रिलीजियस कांग्रीगेशन है। कांग्रीगेशन मतलब एक समूह है। ठीक है, इसको सेटअप किया गया था हमारी नोबल लॉरेट मदर टेरेसा जी के थ्रू, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो एक तरीके से हमारी सरकार है, होम मिनिस्ट्री का कहना यह है कि हम लोग यहाँ पर जो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, ये जो आपको मिशनरीज ऑफ चैरिटी देखने को मिलेंगे, इसको हम लोग FCRA के अंदर रिन्यू नहीं करने वाले हैं। ठीक है, FCRA के अंदर यहाँ पर इसको हम लोग जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो हम लोग वापस से नहीं करेंगे, वापस से उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ने इसको मना किया। तो कहीं ना कहीं फंड में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं इन मिशनरीज ऑफ चैरिटी को, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार का कहना यह है कुछ यहाँ पर उल्टी सीधी चीज़ें देखी गई हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हम लोग इसको रिव्यू नहीं करने वाले हैं। अब जैसे ही पता ये चला कि हाँ होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया है कि हाँ इस एक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू नहीं किया जाएगा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लिए, तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग एकदम शॉक रह गए कि यार अब क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप लोग देख पाओगे इनका कहना यह है, अगर हम लोग कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देखें जो हमारे फाइनेंशियल रिटर्न्स होती हैं, इसकी कुछ रिपोर्ट्स देखें साल 2020-21 की, तो उसमें पता ये चलता है जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैं इनका जो पैसा अमाउंट रिसीव किया इन्होंने वो बहुत ज़्यादा है। लगभग आप देख पाओगे 75 करोड़ रुपीज़ इन्होंने रिसीव किए हैं 347 फॉरेन इंडिविजुअल से। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि और भी बहुत सारे डोनर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर पैसा दिया है और इनके पास पहले से भी बैलेंस था 27.3 करोड़ रुपीज़ का। ठीक है, अगर हम इनका टोटल बैलेंस देखें तो लगभग यहाँ पर 103.676 करोड़ रुपीज़ का हो गया। तो इनके बहुत सारे बैंक अकाउंट से लगभग 250 से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग जगह पर। तो ये यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर सरकार बोलती है कि कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सी लगती है। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो हम लोग को यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर कुछ एडवर्स इनपुट्स नोटिस करे गए हैं जिसकी वजह से हम लोग आगे ये कहानी नहीं बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए हम लोग क्या होगा, इन मिशनरीज ऑफ चैरिटी को कोई भी यहाँ पर FCRA के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिन्यू नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर इन मिशनरीज को जो फंड मिलेगा उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं।
क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। आई होप आपको मैंने बेसिक से इस आर्टिकल को अच्छे से समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा आर्टिकल देखो, ये भी आर्टिकल आने वाले टाइम पर काफ़ी चर्चा में हो सकता है। हुआ क्या, जो नीट पीजी के यहाँ पर लोग हैं वो सब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं यहाँ पर वो ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो नीट की काउंसलिंग है वो लगातार डिले होती जा रही है। ठीक है, लगातार देरी पे देरी हो रही है नीट की काउंसलिंग में। तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत सारे रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इनको अभी डिटेन किया गया, कस्टडी में लिया गया दिल्ली पुलिस के थ्रू। कल थोड़ा सा बवाल देखने को मिला है। ठीक है, कहाँ पर, आईटीओ के आसपास। तो यहाँ पर बोला गया जो भी रेसिडेंट डॉक्टर्स है ये सब यहाँ पर आप कह सकते हो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। और क्यों, इनका कहना था नीट पीजी की जो काउंसलिंग है ये बहुत देरी हो चुकी है इसको। और क्या हुआ, इनको मतलब आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने इनको बुरी तरह से मारा है। ठीक है, इनको घसीटा है और मारा है। उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने बोला था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने जा ही रहे थे कि इनको स्टॉप कर लिया गया। कहाँ पर रोक लिया गया था, आईटीओ के आसपास। और उसके बाद आईटीओ के आसपास रोकने के बाद जो एक तरीके से ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, इनको कस्टडी में लिया गया। कस्टडी में लेने के बाद वापस से रिलीज भी कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो लोग हैं सब ने यहाँ पर इकट्ठे हो गए, जो डॉक्टर्स सब में इकट्ठे हो चुके हैं। और इन्होंने बोला है कि आज से हम लोग यहाँ पर जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन है उसको शट डाउन रखेंगे थोड़े टाइम तक। ये क्लियर हुआ? तो ये जो थोड़ा सा इंसिडेंट कल देखने को मिला है उसकी वजह से ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में है और आने वाले टाइम पर भी काफ़ी चर्चा में हो सकता है। जो डॉक्टर्स है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनका कहना यह है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे थे, प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। हम लोगों ने सिर्फ मांग ये की थी पुलिस वालों से कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने दो और शांतिपूर्वक हम लोग मार्च करेंगे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन क्या हुआ, हम लोग इंतजार करते रह गए, हम लोग को मार्च करने नहीं दिया। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस वालों के थ्रू बहुत सारी गाली गलौज हुई है। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये इंसिडेंट देखने को मिला, कस्टडी में लिया गया, बहुत सारे लोगों को कस्टडी में लेने के बाद वापस से रिलीज भी किया गया है। ये यहाँ पर देखने को मिला इस आर्टिकल में। आई होप आप लोग यहाँ पर इसको समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ ना। उसके बाद यहाँ पर आता है एक छोटा सा आर्टिकल। आइए, आज आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ गूंजी गूंजी सी लग रही होगी। आज मेरे हेड में भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, आज मेरा हेडेक हो रहा है, सर में काफ़ी पेन है मेरे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे मतलब जो एनालिसिस है उसको उतना ही इफेक्टिव रख पाएँ जितना हमारा रोज़ाना रहता है। तो हो सकता है कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो यार उसको करेक्ट कर लेना, है ना। तो मैं यहाँ पर सोचा कि बता दूँ आप लोगों को। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम पर। तो हमारी सरकार का कहना यह है, और सरकार ने एग्जैक्टली बोल दिया, जो भी जम्मू एंड कश्मीर के रियल इस्टेट है इसको ओपन कर दिया गया है। अब जैसे कि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो आएँ, बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर कंस्ट्रक्शन वगैरह चलेगा। अब क्या होगा, आप लोगों को आने वाले टाइम पर इन फ्यूचर कोई भी फ्लैट वगैरह चाहिए होगा तो आप लोग वहाँ पर परचेज कर पाओगे। ये सब काम कब हुआ है आपको मालूम होगा, रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज यहाँ पर इसको पास किया गया था, जिसके बेसिस पर बोला गया कि अब आप लोग जाकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टीज़ को खरीद सकते हो। इंडिया से कोई भी व्यक्ति जाकर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लैंड को परचेज कर पाएगा। लेकिन रिसेंटली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक स्टेटमेंट आता है, उन्होंने कहा कि हमने ये चीज़ें लागू कर दी थी 2020 में, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ, यहाँ पर जितनी हमने एक्सपेक्टेशन की थी कि बहुत सारी ज़मीनें बिकेंगी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बेसिस पर सरकार ने यहाँ पर एक और इवेंट रखा और उस इवेंट में आप कह सकते हो जो भी रियल एस्टेट सेक्टर है इसकी ग्रोथ के ऊपर काम किया है। ठीक है, तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट कॉन्फ्रेंस रखी गई है और यहाँ पर आप कह सकते हो यूनियन टेरिटरी ने प्रॉमिस किया है कि हम लोग यहाँ पर ग्रोथ के ऊपर काम करेंगे। आने वाले टाइम पर बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जाएगा। इन्वेस्टर्स आके यहाँ पर पैसा लगाएंगे, प्लस यहाँ पर जो कोई भी सिटीजन है इंडिया का वो सब यहाँ पर आकर परचेज कर सकते हैं नॉन एग्रीकल्चरल लैंड को। जो इन्वेस्टर्स होंगे वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करेंगे, बिल्डिंग्स वगैरह भी बनाई जाएंगी और फिर जाकर आप लोग वहाँ पर फ्लैट वगैरह भी परचेज कर पाओगे। अगर आपके पास पैसा है तो आप लोग जाकर वहाँ पर परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर ने ये सारी चीज़ें देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया है 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करे गए हैं नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ, ताकि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो, रियल एस्टेट को भी हम लोग बढ़ावा दें, यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी आएँ और आगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें की गई हैं रियल एस्टेट समिट के अंदर। और यहाँ पर आप कह सकते हो आने वाले टाइम पर इसको लेकर और भी डिस्कशन होगा और भी समिट हम लोग को देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इसका क्रिटिसिज्म भी काफ़ी सारी जगह से हुआ है, जैसे कि ओमर अब्दुल्ला जो कि यहाँ पर एक तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है। देखो, क्रिटिसाइज़ तो किया गया है लेकिन उसके बाद भी आप कह सकते हो ये चीज़ें पास हो चुकी हैं। अब आने वाले टाइम पर हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर रियल एस्टेट के मामले में ये ग्रोथ देखने को मिलती है। क्लियर हुआ?
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में आप देख पाओगे, ये आर्टिकल हमने कल ही डिस्कस किया था वैसे तो, लेकिन आज भी एडिटोरियल पर आया है। यहाँ पर चर्चा की गई है जो सरकार है वो अभी अफ्स्पा पैनल के ऊपर साइलेंट है। नागालैंड को देखते हुए अभी जो रिसेंटली क्राइसिस क्रिएट हुआ था नागालैंड के अंदर, उसके बाद यहाँ पर बोला गया जो अफ्स्पा एक्ट है इसको विड्रॉ कर लिया जाए, इसको हटा दिया जाए। अगर इसको हटा देंगे तो यहाँ पर जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास से जो पावर्स हैं वो भी विड्रॉ कर ली जाएंगी। तो यहाँ पर इसको अभी देखते हुए एक पैनल का गठन किया गया, कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी आने वाले 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करेगी कि आगे क्या करना है, इस एक्ट को आगे रखना है या नहीं रखना है। क्लियर हुआ इसके बारे में? तो गवर्नमेंट अभी इस मुद्दे पर साइलेंट है, ये यहाँ पर बताया गया है। फिलहाल ये आर्टिकल आज एडिटोरियल पर आया है, तो एडिटोरियल पर हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला आर्टिकल इसी सेम पेज पर आपको ये देखने को मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या हुआ है, जो नालिनी है इनको रिलीज़ किया गया पेरोल के बेसिस पर। देखो इनको रिलीज़ किया गया है, जेल से छोड़ा गया है, लेकिन किस चीज़ पर? पेरोल के बेसिस पर। तो हम सीखेंगे आखिरकार ये पेरोल होता क्या है। तो वेलोर की जो जेल है वहाँ से छोड़ा गया। नालिनी श्रीहरन यहाँ पर इनका नाम है, और आप कह सकते हो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन केस था उसके अंदर कहीं ना कहीं इनका एक इन्वॉल्वमेंट था। इसी बेसिस पर यहाँ पर क्या हुआ, इनको अरेस्ट किया गया था। अब इनको ग्रांट दिया गया है थोड़ी देर के लिए पेरोल पर, और ये पेरोल होता है क्या मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग बस खाली इसके बारे में ध्यान रखना। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, और भी वेरियस टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। पेरोल के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर एक सिस्टम है ये, जहाँ पर जो भी प्रिजनर होता है, जो भी कैदी होता है, उसको रिलीज़ किया जाता है विद सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब यहाँ पर इसको रिलीज़ कर देंगे, लेकिन जो रिलीज़ है मतलब थोड़ी देर के लिए आप कह सकते हो हम इसको छोड़ सकते हैं उस कैदी को, लेकिन यहाँ पर जो छोड़ा जाता है, रिलीज़ किया जाता है, वो कंडीशनल बेसिस पर होता है। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके बेसिस पर छोड़ा जाता है, और एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यहाँ भाई इतने टाइम के लिए आपको रिलीज़ किया गया है, उसके बाद जैसे टाइम पीरियड पूरा होगा वापस से जेल में डाला जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं पेरोल। अब यहाँ पर पेरोल किसी व्यक्ति का राइट नहीं है, आपको ध्यान रखना है, राइट नहीं है। कब कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई कंडीशन होती है, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई कैदी जेल में बंद है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर उसकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है, या फिर किसी की वेडिंग होती है, या फिर कोई ऐसा यहाँ पर ब्लड रिलेटिव की वेडिंग वगैरह होती है, शादी होती है, तो इस प्रकार के कोई इवेंट्स वगैरह फैमिली के अंदर क्रिएट होते हैं, तो उस व्यक्ति को थोड़े टाइम के लिए पेरोल दिया जा सकता है। अदरवाइज थोड़े टाइम तक वो जाएगा अपनी फैमिली के साथ रहने के बाद वो वापस जेल के अंदर आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पेरोल। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर ये जो इनको रिलीज़ किया गया नालिनी को, ये अपनी मदर को देखने के लिए गई हैं। ठीक है, मदर की सिचुएशन खराब है तो उनको देखने के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो इनको अभी रिलीज़ किया गया। तो ये होता है पेरोल। आई होप आप इसके बारे में समझ चुके होंगे क्या है एग्जैक्टली। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, पेरोल के बाद यहाँ पर एक और होता है फरलो, है ना। फरलो के बारे में रिसेंटली डिस्कशन हुआ था, जो पहले आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था वो फरलो के बारे में डिस्कस किया था। आज पेरोल भी चर्चा में हो चुका है। ठीक है, तो पेरोल समझ में आ गया। देखो फरलो भी बिल्कुल पेरोल की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और थोड़े बहुत छोटे मोटे डिफरेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो पेरोल होता है इसमें थोड़े समय के लिए रिलीज़ किया जाता है किसी भी कैदी को, लेकिन फरलो में लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो थोड़ा बहुत रिलीज़ किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप कह सकते हो कुछ चीज़ें कंडीशनली बेस्ड होती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बोथ फरलो और पेरोल, ये दोनों ही चीज़ें आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो भी प्रोविजंस हैं इन सबको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि हम लोग अपने जेल का जो सिस्टम है उसके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन को लेकर आए, ह्यूमैनिटी को लेकर आए। ठीक है, मानवता को देखते हुए हम लोग यहाँ पर कोई भी जो कैदी है उसको रिलीज़ कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते लिए यहाँ पर आप कह सकते हो पेरोल और फरलो को लाया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेरोल और जो फरलो है ये दोनों कवर किए जाते हैं प्रिजन एक्ट 1894 के अंडर में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर पेरोल और फरलो यहाँ पर कौन से एक्ट के अंदर कवर होते हैं, वो है प्रिजन एक्ट ऑफ 1994। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे चर्चा की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है डाउरी डेथ को लेकर। ठीक है, डाउरी डेथ जो आप कह सकते हो कि जो हम लोग देखते हैं सोसाइटी के अंदर जो दहेज प्रथा होती है। ठीक है, अब क्या होता है, दहेज प्रथा के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि यहाँ पर दहेज के चक्कर में एक तरीके से फोर्स किया जाता है लड़की को, और उसकी वजह से यहाँ पर लड़की की सुसाइड कर लेते हैं। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है अपनी सोसाइटी में। तो जो डाउरी डेथ है ये हम लोग एक तरीके से प्रिज्यूम कर सकते हैं, इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं किस बेसिस पर ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों को मैंशन किया है। सबसे पहली बात, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो डाउरी डेथ है उसको प्रिज्यूम किया जा सकता है, मतलब एक एजम्पशन लगाया जा सकता है कि हाँ भाई क्या हुआ होगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये एग्जैक्टली ये हुआ होगा कि जो वाइफ है उसको हैरेस किया गया होगा। ठीक है, मेंटली और फिजिकली काफ़ी परेशान किया होगा उसकी डेथ से पहले, और ये काम कौन, उसके घर वाले कर सकते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एग्जैक्टली ये बता, देखो होगा ये एग्जैक्टली, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के अंदर मेंशन किया है।
और जो हमारे एक बेंच थी, एक तरीके से उसको उस बेंच को लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम वी रमन साहब। और इन्होंने बोला देखो जो डाउरी डेथ है इसको लेकर जितनी भी सारी चीज़ें मेंशन्ड है वो कहाँ पर मेंशन्ड है, इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 304B है यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन देखने को मिलेंगी। अभी मैं इस सेक्शन के बारे में आपको बता दूंगा। प्लस यहाँ पर जो ये प्रोविजन है इसके अंदर प्रोविजन का कहना यह है कि जो डेथ ऑफ अ मैरिड वुमेन कुड बी लिंक्ड टू द क्राइम इफ शी हैड बीन हरेस्ड फॉर डाउरी सून बिफोर हर डेथ। सिंपल सा समझ में आ गया होगा। मतलब कि इस प्रोविजन का कहना यह है कि मान लो यहाँ पर कोई एक मैरिड वीमेन है, अगर उसकी डेथ होती है और खासकर डाउरी के केस में अगर डेथ हो रही है तो यहाँ पर बिल्कुल ये जो एक तरीके से लिंक किया जाएगा क्राइम से, और पूरा पता है पक्का इसके पीछे ये क्या है कि यहाँ पर इसको वुमेन को हैरेस किया गया है, उसको परेशान किया गया है, ठीक है, एक तरीके से अत्याचार किया गया है उसके ऊपर, उसी के बेसिस पर यहाँ पर इस वुमेन की डेथ हुई है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। और ये सब कौन किया करेगा, उसके घर वाले, उसका हस्बैंड, या फिर इस प्रकार से यहाँ पर और भी जो सारे लोग हैं जो घर के अंदर वो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो महिला है वो परेशान होकर या तो सुसाइड कर लेती है या फिर और भी यहाँ पर चीज़ें अपना कर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करी है। आई होप आप लोग को यहाँ पर चीज़ें समझ में आई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पर बता देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, खासकर जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे कि इश्यूज़ रिलेटेड टू वेमेन और भी वेरियस टॉपिक्स दे रखे हैं। तो आईपीसी का जो सेक्शन 304B है जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया है, तो इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग बताया गया कि देखो कोई भी अगर डाउरी डेथ का केस आता है तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो वेमेन है उसको बहुत ज़्यादा इंजरी पहुँचाई जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है और वेमेन की यहाँ पर डेथ हो जाती है। और ये जो चीज़ें हैं इसके वेमेन के ऊपर अत्याचार काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको हैरेस किया गया है उसके हस्बैंड के थ्रू। ठीक है, उसके हस्बैंड के थ्रू हैरेस किया जा रहा है या फिर और भी घर वाले लोग हैं, ठीक है, उसको उनके थ्रू हैरेस किया जा रहा है उसकी डेथ से पहले। इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। और जो डाउरी डेथ है आज के टाइम पर ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मतलब एक मुद्दा बन चुका है। अगर हम 2019 के डेटा देखें तो 2019 में लगभग 7,115 केसेस निकल कर आए थे डाउरी डेथ के, और ये सारे केसेस रजिस्टर करे गए थे अंडर द सेक्शन 304B ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो डाउरी डेथ के बारे में कहाँ पर चीज़ें मेंशन्ड है इसके बारे में ध्यान रखना। उसके बाद आगे यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी आप लोग पढ़ सकते हो, कुछ खास यहाँ पर देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, एक जजमेंट पहले भी डिलीवर किया गया है इस डाउरी डेथ के ऊपर ही, पहले भी यहाँ पर जजमेंट आया था, उसमें भी यही बोला गया था कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक वेमेन है, एक शादी हुई और शादी के बाद कुछ टाइम बाद यहाँ पर उस वेमेन की डेथ हो गई थी, डाउरी डेथ का केस आया था। और जब उस पूरे केस को एनालाइज किया तो उसके बेसिस पर पता ये चला कि हाँ उसके हस्बैंड ने उसको परेशान किया और उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि वो यहाँ पर उस महिला ने डेथ करी है, डेथ हुई है उस महिला की, और उसके बाद यहाँ पर उसके हस्बैंड को एक तरीके से सजा वगैरह की भी सुनाई गई। वो पूरा केस है जो कि आप लोगों के कुछ काम का है नहीं। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पर क्या है डाउरी डेथ के बारे में कहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन्ड है, आई होप आप लोग इसके बारे में समझ चुके होंगे। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ सेंचुरी ओल्ड आइवरी नागस्वरम। यहाँ पर आप देख पाओगे क्या है नागस्वरम, एक इंस्ट्रूमेंटल आपको ये इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा जो कि बजाने वाला है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जैसे हमारी शहनाई वगैरह होती है ना, उसी प्रकार से नागस्वरम है, लगभग 100 साल पुराना है। और बोला गया जो हमारे रमनी नटराजन है, ठीक है, आज के टाइम पर आप कह सकते हो ये एक एडवोकेट हैं, मतलब कि इन्होंने बोला है कि देखो ये इनके पास ये पूरा का पूरा जो है नागास्वरम है ये देखने को मिलेगा, और इस नागास्वरम की प्रोटेक्शन के ऊपर ये बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। इन्होंने खुद यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई। इन्होंने बोला कि देखो आज के टाइम पर भी इसकी जो कंडीशन है काफ़ी अच्छी है, और ये जो नागास्वरम है ये एक तरीके से चित्रई नायकार, ठीक है, एक आप कह सकते हो ये प्लेयर थे इसके नागास्वरम के, इन्होंने यहाँ पर इसको बजाया है। और चित्रई जो नायकार थे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इस नागास्वरम का इस्तेमाल किया था जो सुब्रमण्यम भारती थे इनके वेडिंग के अंदर। ठीक है, इनकी शादी में यहाँ पर आप कह सकते हो इस्तेमाल किया था, क्योंकि सुब्रमण्यम भारती के बारे में आपको पता होगा एक नेशनल पोएट थे, इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं और इन्हीं की शादी में यहाँ पर बजाया गया। तो मतलब 100 साल पुराना ये पूरा का पूरा आपको ये नागास्वरम देखने को मिलेगा। तो बहुत पुराना हो चुका है, अपने आप में इसकी एक इंपॉर्टेंस है ऐसा बताया गया, और काफ़ी लंबे समय से इसको प्रिजर्व करके रखा है, प्रोटेक्शन में रखा है। और यहाँ पर देखो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। एक तरीके से ये जो पूरा का पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये यहाँ पर हाई पिच म्यूजिक आपको देता है। ठीक है, इसके अंदर आप देख पाओगे जो भी एक तरीके से एयर का इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आप बहुत सारे होल्स देख पा रहे होंगे जैसे बांसुरी के अंदर होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे होल्स भी हैं। तो इन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बजाया जाता है। काफ़ी पुराना है। इनके घर की कहानी बताई गई है कि हाँ इनके दादा थे, ठीक है, उनको मिला था। ठीक है, उनको मिला था और फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर आगे जाकर अपने फैमिली में आगे प्रोवाइड करवाया, फिर उसके बाद फाइनली ये इनके पास आता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। फिलहाल नागास्वरम क्या है इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है। देखो आज कुछ आर्टिकल में ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है, और उसके बाद नागास्वरम
विक्रम के बारे में मैंने और भी 2-4 इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर रख रखी थी। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि शहनाई की तरह ये देखने को मिलता है। जैसे अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो जो नगास्वरम है इसको एंशिएंट तमिल टेक्स्ट के अंदर मेंशन करा गया है। जैसे शिलापत्तिकरम है, ठीक है, वहाँ पर उसके अंदर मेंशन किया गया है। और उसके बाद मैंने आपको बताया तमिलनाडु के अंदर मतलब जो एक तरीके से एंशिएंट टेक्स्ट है उसके अंदर मेंशन किया गया। और उसके बाद बोला जाता है जो इंस्ट्रूमेंट है ये सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई ब्रास वगैरह का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन फिर भी एक लाउडेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यहाँ पर होल्स वगैरह है जिसमें एयर का इस्तेमाल किया जाता है। एयर के इस्तेमाल की वजह से यहाँ पर इसको बजाया जाता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भी आज के टाइम पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि शहनाई होती है। शहनाई नॉर्थ इंडिया के अंदर बजाई जाती है, उसी प्रकार से आपको ये देखने को मिलता है ये पूरा का पूरा नगास्वरम। क्लियर हुआ? कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन बन जाए, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं आपने आर्टिकल छोड़ दिया, तो आर्टिकल छोड़ा नहीं, आपको मैंने इन्फॉर्मेशन जो भी मतलब जितनी एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन हो सकती है टू द पॉइंट मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उसका एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। इस आर्टिकल में क्या बोला गया, जो हमारे फॉर्मर चाइना एनवॉय हैं विक्रम मिस्री, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया एज अ डिप्टी NSA, ठीक है, एक तरीके से एज अ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो विक्रम मिस्री यहाँ पर एक तरीके से रिटर्न हो चुके हैं दिल्ली में। और उसके बाद यहाँ पर अब हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल साहब, इन्हीं के साथ काम करने वाले हैं एज अ डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो वनडे एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाँ ये यहाँ पर कौन अभी डिप्टी NSA के तौर पर अपॉइंट किया गया है, वो हैं विक्रम मिस्री। तो नाम यहाँ पर वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। UPSC में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे नहीं। फिलहाल यहाँ पर बोला गया ये पहले एक तरीके से क्या कर रहे थे, ये पहले यहाँ पर आप कह सकते हो चाइना एनवॉय थे। चाइना की साइड पर इन्होंने काफ़ी काम किया है, ठीक है, एम्बेसडर थे टुवर्ड्स चाइना। और फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया चाइना के इशूज़ के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं कि हाँ इंडिया चाइना के इशूज़ को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इन्होंने टैकल किया है, ठीक है। कहाँ से पढ़ाई करी है, कौन से बैच के IFS ऑफिसर थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ कौन से बैच के थे, कहाँ से पढ़ाई करी है, कहाँ पर बर्थ हुआ है, ठीक है, कितने साल कहाँ पर रहे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि हाँ डिप्टी जो NSA हैं वो अभी यहाँ पर अपॉइंट हो चुके हैं, एक नए व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अगले आर्टिकल पर पेज नंबर 11 पर आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। एक छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी क्या हुआ है, टर्की ने एक तरीके से फोकस किया, टर्की एक तरीके से जोर दे रहा है रशिया के ऊपर कि रशिया क्या करे, ये जो वन साइड नेटो की डिमांड है ना, इसको एक तरीके से ड्रॉप कर दे, इसको खत्म कर दे। देखो अपने आप में बहुत सारे इशूज आज के टाइम पर देखने को मिलता है दुनिया भर में। एक इशू आपको देखने को मिल रहा होगा रशिया यूक्रेन का, ठीक है, रशिया यूक्रेन का इशू काफ़ी बढ़ चुका है। जब यहाँ पर आप लोग मैप देखोगे तो इधर आपको रशिया नज़र आएगा, इधर आपको यूक्रेन नज़र आएगा। अब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट है। ये जो क्रीमिया वाला रीजन है इसको हथिया रखा है रशिया ने। यही सारी चीज़ें, वही जो पुरानी हिस्ट्री है वही यहाँ पर दोहराई गई है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो रशिया मांग कर रहा है कि हम लोग को नाटो का मेंबर बनना है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है, ठीक है। नाटो के अंदर टोटल आपको 30 नेशंस देखने को मिलेंगे और नाटो भी तैयार है कि हाँ बिल्कुल यूक्रेन को हम अपना मेंबर बना लेंगे। लेकिन रशिया यहाँ पर इसके अगेंस्ट में, रशिया बोलता है नहीं, यूक्रेन को हम लोग नाटो का मेंबर नहीं बनने देंगे, क्योंकि नाटो के जो मेंबर बन जाएगा, क्योंकि नाटो के अंदर जो भी मेंबर है और नाटो का जो आर्टिकल 5 है ये बहुत मैटर करता है। नाटो का आर्टिकल 5 ये बोलता है कि जो भी मेंबर्स हैं इसके, उनका अगर उनमें किसी भी कंट्री के ऊपर अगर अटैक होता है तो इसका मतलब सभी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक हुआ है, सभी कंट्रीज साथ में आएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो रशिया एक तरीके से दबाव बनाना चाह रहा है यूक्रेन के ऊपर, वो नहीं कर पाएगा। और हमने रिसेंटली देखा था US की बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बताती हैं रशिया ने अपने बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उनको डिप्लॉय कर दिया, उसको यहाँ पर तैनात कर दिया है। और आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर दे, इसके ऊपर कब्जा करे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, इसी वजह से दोनों कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी चर्चा में है। तो आप कह सकते हो ये जो नाटो की डिमांड है, ये सब कुछ जो भी मुद्दा है, ठीक है, इसको लेकर टर्की ने अपने सजेशन दिए। लेकिन फिलहाल अभी क्या है, अभी देखो ये मामला अभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डिस्कशन हुआ हो। अभी क्या है, आने वाले टाइम पर एक मीटिंग के लिए अप्रूवल एक तरीके से ऑफर दिया गया है। आने वाले टाइम पर हो सकता है एक मीटिंग हो, लगभग 12 जनवरी के आसपास यहाँ पर बोला गया है नाटो और रशिया के बीच में एक मीटिंग हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखते हैं अभी रशिया ने इसको फॉर्मली एक्सेप्ट तो नहीं किया है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है रशिया इसको एक्सेप्ट करे। देन उसके बाद फाइनली एक मीटिंग होगी नाटो और रशिया की, और उसके बाद यहाँ पर जो भी डिस्कशंस है, जो भी यहाँ पर एक तरीके से रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल वही चीज़ें चर्चा की गई हैं। मैंने आपको रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, जो कॉन्फ्लिक्ट के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इसके बारे में आने वाले टाइम पर भी ये आर्टिकल्स पब्लिश होने वाले हैं। फिलहाल इतनी सी चीज़ ध्यान रखना, जो कि आप लोग ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके हो। उसके बाद डायरेक्टली आते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकलौता सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा न्यूज़पेपर ब्लर हो चुका है।
नाउ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला आर्टिकल। आज आर्टिकल में कोई दम नहीं है, आज आर्टिकल आप देख पाओगे ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल्स आए नहीं हैं और मेरे अंदर भी काफ़ी एनर्जी नहीं है आज। मेरा जो है ना हेडेक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है उसकी वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग को काम तो करना है और जो भी कुछ भी है लेकिन हम लोग डिस्कशन तो करना ही था। हमें कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सीखा ही होगा, हम लोगों ने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी सीखी हैं तो आप लोगों ने भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लिया होगा। अब यहाँ पर जो ये आर्टिकल है वो चर्चा करता है कि जो हमारा दिसंबर का एक्सपोर्ट है वो लगभग 28% से इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम प्री पैंडेमिक लेवल। मतलब कोरोना वायरस से पहले का सिचुएशन देखें और कोरोना वायरस के बाद आज के टाइम पर करंट सिनेरियो देखें तो अभी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक्सपोर्ट बढ़ा है तो इंपोर्ट भी बढ़ा है हमारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया तो इंपोर्ट भी खूब किया है, एक्सपोर्ट भी खूब किया है। इसकी वजह से एक सिचुएशन खराब वाली बन चुकी है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। व्यापार के अंदर कमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर आर्टिकल में मेंशन किया गया। फिलहाल अभी के लिए जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो लगभग 23.82 बिलियन डॉलर्स का हिट हो चुका है और दिसंबर के पहले 3 सप्ताह के अंदर। और आप कह सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा है 2019 से। 2019 कोरोना वायरस जब नहीं था, ठीक है, उस समय यहाँ पर क्या हुआ था, आप कह सकते हो कि जो भी एक्सपोर्ट था हमारा वो काफ़ी कम था, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमने अभी एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है। लेकिन ओवरऑल फिर भी देखें तो हमारा जो डेफिसिट है वो ज़्यादा है, 120 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट चल रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप लोग इस साल 2021 के अंदर अप्रैल और नवंबर के मंथ के आसपास देखोगे तो हम लोगों ने लगभग 263.57 बिलियन डॉलर्स तक का यहाँ पर टोटल इंपोर्ट किया, ठीक है। अब इसकी वजह से यहाँ पर कह सकते हो कि जो पूरा का पूरा ओवरऑल ट्रेड है, ओवरऑल ट्रेड के अंदर एक बहुत बड़ा डेफिसिट, एक बहुत बड़ा कमी देखने को मिलेगी। वो डेफिसिट कितना का हो रहा है, लगभग 120 बिलियन डॉलर्स का ये डेफिसिट हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है, देखो एग्जैक्टली ट्रेड डेफिसिट का देखो ये, अच्छा जो मैंने अभी अमाउंट बताया ना ये हमारा एक्सपोर्ट का है, ठीक है, सॉरी मैंने इंपोर्ट बोल दिया, ये मैंने एक्सपोर्ट का अमाउंट बताया था और इंपोर्ट हमने इतने का किया, ठीक है। आप कह सकते हो हमने अभी भी, आप खुद देख सकते हो, हमने एक्सपोर्ट जो है कम रुपए किया है, ठीक है, और इंपोर्ट हमने ज़्यादा का अमाउंट का किया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। और ट्रेड डेफिसिट का सिंपल सा फॉर्मूला यही है, ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कंट्री से जो एक्सपोर्ट है वो कम किया और इंपोर्ट ज़्यादा कर लिया है, ठीक है। आपने बाहर दूसरे देश के अंदर सामान ज़्यादा कम भेजा है, ठीक है, इससे क्या होगा, आपके कंट्री के अंदर पैसा कम आएगा। लेकिन क्या हुआ, आपने इंपोर्ट ज़्यादा किया, मतलब कि आपने बाहर के सामान को ज़्यादा खरीदा, इससे आपके कंट्री का पैसा बाहर जाएगा। तो यही सिचुएशन देखने को मिली जिससे पैसा हमारे कंट्री का बाहर गया, ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला है। तो आज के टाइम पर जो ये डेफिसिट है वो लगभग 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा और ये अपने आप में एक ह्यूज डेफिसिट है। तो ये एक्जैक्टली आप देख पाओगे क्या सिनेरियो आज के टाइम पर ट्रेड के मामले में देखने को मिलता है, वो यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया। अब डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। तो आज हमारे अच्छे आर्टिकल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आर्टिकल बात करता है इनइक्वालिटी को लेकर। इंडिया के अंदर जो इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, काफ़ी बढ़ चुकी है। इसको लेकर रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो इस आर्टिकल के जो भी मेजर पॉइंट्स हैं मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ, जिस प्रकार से आप लोग अपना आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पर, पूरा आर्टिकल का पूरा एनालिसिस यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स के फॉर्म में, तो आपको पढ़ने की तक ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली नोट्स बनाओ और यहाँ पर स्किप करो, ठीक है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे इश्यूज रिलेटेड टू वेमेन, इश्यूज रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, ह्यूमन रिसोर्स, इंक्लूसिव ग्रोथ, तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 को रिलीज़ किया गया और इस रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें जो अनइक्वालिटी है वो काफ़ी बड़ी है, मतलब जो असमानता है वो इंक्रीज़ हुई है और इंडिया यहाँ पर आप कह सकते हो दुनिया भर में मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज़ के अंदर स्टैंड कर रहा है, ऐसा यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है। ये जो रिपोर्ट इसको किसने रिलीज़ किया, तो आपको ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है, तो उसको रिलीज़ करने की पीछे बॉडी है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ठीक है। ये लैब का मेन मकसद है, यहाँ पर रिसर्च वगैरह करती है इनइक्वालिटी को लेकर। फिलहाल यहाँ पर इसी ने ये रिपोर्ट को पब्लिश की है। अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के बारे में तो दुनिया भर में क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, पहले दुनिया भर की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंडिया स्पेसिफिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर दुनिया भर में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, जो दुनिया भर की पॉपुलेशन है, इसके अंदर जो टॉप 10% लोग हैं उन्होंने ज़्यादा पैसा अपने पास दबा के रख रखा है, ज़्यादा पैसा होल्ड करके रख रखा है। बाकी जो बॉटम के 50% लोग हैं उनके पास बहुत कम पैसा देखने को मिलेगा।
मतलब वही वाली सिचुएशन, जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, गरीब है जो वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वही सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, बोला गया जो पुअरेस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, जो हमारी दुनिया भर की पॉपुलेशन है उसमें से आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो यहाँ पर लगभग पूरा जो टोटल वेल्थ है उसका 2% होल्ड करके बैठी है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पूरे दुनिया भर की पॉपुलेशन है इसमें से टॉप 10% को जो रिचर पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं सिर्फ 10% के, उन्होंने पूरे दुनिया भर की 76% वेल्थ को होल्ड किया हुआ है। इतना पैसा इनके पास आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये इनइक्वालिटी नहीं है तो क्या है, ये असमानता ही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये एक असमानता है कि रिचर्ड वाले जो लोग हैं, जो रिच पीपल हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं, और जो यहाँ पर गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, ये बोला गया। फिर उसका जो मिडिल ईस्ट हो गया, नॉर्थ अफ्रीकन रीजन हो गए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अफ्रीकन रीजन्स के अंदर इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यूरोप के अंदर इनइक्वालिटी बहुत कम है, लेकिन अफ्रीकन रीजन्स के अंदर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हमने देखा वेल्थ के मामले में इनइक्वालिटी हुई, जेंडर के मामले में भी इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। मतलब किसके असमानता, एक तरीके से मेन और वेमेन के बीच में भी बहुत सारी असमानता देखने को मिलती है। वेमेन का जो टोटल इनकम है ये लगभग 30% के आसपास था, 1990 के आसपास। ठीक है, आज के टाइम पर भी ये इतना ही घूम रहा है। तो आप कह सकते हो कितने साल हो चुके हैं, लेकिन वेमेन का जो टोटल इनकम का शेयर है वो नहीं बढ़ा, वेमेन की इनकम नहीं बढ़ी है। ठीक है, और ऐसा हम लोग बहुत बार देखते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वेमेन मैन दोनों काम कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर वेमेन थोड़ा ज़्यादा काम कर रही है उस मैन से, लेकिन फिर भी क्या है, उसको सैलरीज बहुत ज़्यादा कम मिलती हैं। इस प्रकार की सिनेरियो देखने को मिलता है। तो जो जेंडर इनइक्वालिटी है, जेंडर के बीच में असमानता है, ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी पॉइंट यहाँ पर बताया गया है इस रिपोर्ट ने, वो है रिच कंट्रीज पुअर गवर्नमेंट। मतलब देश हैं बहुत सारे, वो अमीर हैं खूब, मतलब वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अमीर हैं, उन्होंने बहुत बहुत पैसा दबा के रखा है, लेकिन वहाँ की सरकार गरीब है। ठीक है, क्योंकि टैक्स देते नहीं हैं, टैक्स से बच जाते हैं, निकल जाते हैं, बहुत सारा पैसा यहाँ पे अमाउंट बचा लिया जाता है। इस प्रकार की चीज़ें और भी और अलग अलग तरीके से फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं, और भी अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके बेसिस पर सरकार के पास तक पैसा पहुँचता नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें पिछले 40 सालों के अंदर जो कंट्रीज़ हैं वो लगातार इंक्रीज हुई हैं, कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो लगातार इंक्रीज हुए हैं, लेकिन उनकी जो सरकारें हैं वो लगातार अभी भी यहाँ पर गरीबी के अंदर देखने को मिलेंगी। सरकारें पुअर है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं पहुँच पा रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि सरकार के पास पैसा पहुँचेगा तभी सरकार वो सारा पैसा लगा पाएगी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में या फिर अदर एरियाज़ के अंदर। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑफ कोविड क्राइसिस। ये सारी प्रॉब्लम तो हो ही रही थी, उसके बाद कोरोना वायरस का एक और बहुत बड़ा झटका लगा, जिसकी वजह से जो असमानता है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। कोरोना वायरस के टाइम पर क्या हुआ, गरीबी और ज़्यादा देखने को मिली, बहुत सारी जॉबलेसनेस देखने को मिलेगा, बहुत सारी लोगों की जॉब गई हैं, ये प्रकार से प्रॉब्लम देखने को मिली है। ठीक है, यूरोप हो गया, लैटिन अमेरिका, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनकम इनकी घटी है इस कोरोना वायरस की वजह से। जो इनकी नेशनल इनकम है उसके अंदर बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिली है। इकॉनमी पूरे दुनिया भर की शटडाउन हो चुकी थी, सब कुछ ही शटडाउन हो चुका था। ठीक है, लोगों के पास जॉब नहीं थी, तो प्रॉब्लम्स तो यही क्रिएट हो रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप कह सकते हो फिर भी जो एक तरीके से रिचर सेक्शन वाले पीपल्स, उन्होंने कहीं ना कहीं से चीज़ों को देखा, और उन्होंने तब भी कोविड के टाइम पर भी बहुत सारे पैसे को जनरेट किया। तभी तो हम लोगों ने बहुत सी रिपोर्ट्स को डिस्कस किया था कि यहाँ पर कोरोना के टाइम पर भी जो अमीर है वो और अमीर हुआ है। ठीक है, ऐसा हमने देखा, और जो गरीब पीपल है वो और ज़्यादा गरीब हुआ है। तो ये सिनेरियो यहाँ पर इन रिपोर्ट्स के अंदर बताए गए। उसके बाद अगर ये तो हमने बात करी दुनिया भर की, हाँ दुनिया भर के अंदर क्या क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया की स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या हैं। इंडिया के अंदर बोला गया सबसे पहला पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को लेकर। तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी गेम से बाहर निकल चुका है। इंडिया इनइक्वालिटी के मामले में वो कंट्रीज़ के अंदर आ रहा है, यहाँ पर भी असमानता बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, पुअर के बीच में और रिच के सेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो टॉप 1% पॉपुलेशन है, टॉप के जो 1% लोग हैं, उन्होंने लगभग 1/5 से भी ज़्यादा टोटल नेशनल इनकम को होल्ड करके रखा है 2021 के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया टॉप 1% लोगों ने 1/5 से भी ज़्यादा इनकम को, नेशनल इनकम को होल्ड करके रख रखा है। और जो बॉटम के लोग हैं उन्होंने लगभग, आप कह सकते हो जो बाकी बचे हुए लोग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा कम, ना के बराबर पैसा देखने को मिलेगा। और आपको मालूम होगा हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को लेकर आया, तो इसका भी बेनिफिट यहाँ पर एक तरीके से अमीर लोग ही ले गए। इसकी वजह से भी क्या हुआ, जो इनइक्वालिटी, जो असमानता है वो लगातार इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये मेंशन किया गया। उसका जो जेंडर इनइक्वालिटी है इंडिया के अंदर वो भी आपको देखने को मिलेगी। जो फीमेल का जो लेबर इनकम शेयर है वो लगभग 18% के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि बहुत कम है। अगर आप चाइना के अंदर देखोगे तो 21% है, प्लस और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में सभी जगह पर जो लेबर इनकम है फीमेल की वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन इंडिया के अंदर आप देख सकते हो कम है। और इंडिया इसी वजह से जो फीमेल लेबर इनकम शेयर है इसके अंदर लोवेस्ट इन द वर्ल्ड के अंदर आ रहा है। यहाँ पर फीमेल जो लेबर इनकम है वो सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर ये बात की गई।
उसके बाद यहाँ पे बोला गया इंडिया के अंदर प्राइवेट हेल्थ जो प्राइवेट वेल्थ है बेसिकली वो इंक्रीज़ हुई है। प्राइवेटली लोगों ने काफ़ी सारा पैसा कमाया जो कि सरकार के पास तक नहीं पहुँचा है, और भी तरीके से यहाँ पर पैसा कमाया गया है। हालांकि चाइना के अंदर भी प्राइवेट वेल्थ इंक्रीज़ हुई है, लेकिन इंडिया के अंदर भी आपको प्राइवेट वेल्थ काफ़ी सारा इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये रिपोर्ट ये सारी प्रॉब्लम्स बताती है कि हाँ क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, आज के टाइम पर असमानता कितनी ज़्यादा है। उसके बाद इस रिपोर्ट ने कुछ सजेशन दिए। सजेशन इस प्रकार से दिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो रिपोर्ट ने यहाँ पर बोला कि जो भी मल्टी मिलियनियर लोग हैं, जो खूब अमीर है, खूब भरपूर पैसा भरा पड़ा है उनके पास, तो उनके ऊपर प्रोग्रेसिव टैक्स लगाना चाहिए। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब अमीर के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी भरकम टैक्स लगाया जाए, वहाँ से पैसा निकालो और गरीबों में बांटो। ठीक है, तो ये सजेशन यहाँ पर इस रिपोर्ट का आया है। और यहाँ पर आप कह सकते हो एक प्रोग्रेसिव टैक्स रहेगा तो इससे सरकार के पास भी पैसा आएगा, सरकार हर जगह पर पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, अपने जो भी यहाँ पर स्कीम्स हैं या फिर और भी चीज़ें हैं उसके ऊपर पैसा लगा पाएगी, हर तरीके से वेलफेयर को आगे जनरेट कर पाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर सजेशन दिया है इस रिपोर्ट ने, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और इस पूरे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने पब्लिश किया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के बारे में आपको बता दूं, ये खुद एक रिसर्च लैबोरेटरी है जो कि फोकस करती है इनइक्वालिटी को लेकर, दुनिया भर में जो असमानता है उसके ऊपर यहाँ पर पूरी तरह से ये फोकस करने का काम करती है। प्लस यहाँ पर ये जो लैब है बेसिकली और भी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी इंडिया की हालत काफ़ी बुरी है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग एक तरीके से हर तरीके से आपको बहुत गरीब देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग को आर्टिकल के अंदर से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ठीक है, उसका जो अगला आर्टिकल है वो यहाँ पर बात करता है कि अभी हम लोगों ने एक प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया। प्रोग्रेसिव स्टेप किस प्रकार से उठाया है कि जो नागालैंड है, नागालैंड के अंदर रिसेंटली एक क्राइसिस देखने को मिला, जहाँ पर क्या हुआ, जो आर्म्ड फोर्सेस है वहाँ की, उनके पास एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स, गलत रिपोर्ट्स हैं, उस बेसिस पर उन्होंने लगभग 15 सिविलियंस के ऊपर गोली चला दी और वो 15 सिविलियंस मर गए। ठीक है, आम नागरिक मर गए। तो उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी विवाद हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। लोगों का कहना यह था कि जो नागालैंड के अंदर आपको ये अफ्स्पा एक्ट देखने को मिलेगा। अफ्स्पा एक्ट का मतलब है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये एक्ट की वजह से यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को पावर दी गई है, अदरवाइज यहाँ पर इनके पास ये पावर्स ना होती, क्योंकि यहाँ पर यही एक्ट की वजह से यहाँ पर ये गोली चला पाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है इसको विड्रॉ किया जाए, इसको हटाया जाए, जो आर्म्ड फोर्सेस के पास पावर्स हैं उनसे वो पावर्स ली जाएं, ये यहाँ पर स्टेटमेंट निकल कर आया था। और ये मुद्दा काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो इसके बेसिस पर एक कमेटी को बनाया गया है। वो जो कमेटी आने वाले टाइम पर 45 दिन के अंदर हमें रिपोर्ट्स पब्लिश करके देगी, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो आने वाले टाइम पर जो कमेटी है वो 45 दिन के अंदर रिपोर्ट्स पब्लिश करेगी और बताएगी एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है, क्या करना है हम लोग को, अफ्स्पा एक्ट का उसको रखना है या नहीं रखना है, वो आगे हमारे पास इन्फॉर्मेशन इसको लेकर आने वाली है। क्लियर हुआ? तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अफ्स्पा एक्ट आखिरकार एग्जैक्टली क्या है। तो आर्टिकल हमारा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड है। फुल फॉर्म क्या है अफ्स्पा की आपको क्लियर हुआ। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, इसको लाया गया था 1958 के आसपास इसको लाया गया था। ये जो एक्ट है बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एक्ट है इसका मेन मकसद था कि जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर वायलेंस इंक्रीज़ हुआ है उस वायलेंस को कंट्रोल में किया जा सके। और वायलेंस को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके पास पावर्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और इसी एक्ट की मदद से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन से हैं बेसिकली मैं आप लोग को यहाँ पर एक मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा महान भारत हुआ, इधर आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखने को मिलेंगे। इस मैप को जूम करोगे आप तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नजर आ जाएंगे। यहाँ पर नागालैंड नजर आ रहा होगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे एरियाज यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेंगे जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज की कैटेगरी के अंदर है। डिस्टर्ब्ड एरिया का मतलब है कि ऐसे एरिया जहाँ पर अपने आप में बहुत सारे वायलेंस है, कम्युनिटी के बीच में लड़ाई देखने को मिलेगी और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलेंगे। तो इन एरिया के अंदर शांति बनाने के लिए जो यहाँ के आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको पावर्स दे दी गई हैं, एक्स्ट्रा पावर किसके अंदर, अफ्स्पा एक्ट के अंदर में। तो इस एक्ट की मदद से इन आर्म्ड फोर्सेस के पास पावर क्या क्या आई है। पहली पावर तो यह है कि ये लोग यहाँ पर वार्निंग देकर एक तरीके से गोली चला सकते हैं, शूट कर सकते हैं, एक वार्निंग देकर शूट कर सकते हैं, तो ये पावर्स है इनके पास। दूसरी यहाँ पर पावर ये है कि यहाँ पर आप कह सकते हो जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं यहाँ पर ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर शक है, ठीक है, उसको यहाँ पर कस्टडी में लिया जा सकता है। प्लस यहाँ पर जो भी उसका हथियार है वो सीज किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो आर्मी के पास जो आर्म्ड फोर्सेस है यहाँ पर उनके पास काफ़ी सारी पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो फोर्स है इनके पास जब पावर्स आई तो इसकी वजह से यहाँ पर हमने रिसेंटली एक इंसिडेंट देखा है जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि अब क्या होगा, इस एक्ट को वापस से विड्रॉ कर देना चाहिए, इस एक्ट को हटा देना चाहिए और इससे क्या होगा, इससे आर्म्ड फोर्सेस के पास से पावर्स को भी हटाना चाहिए। क्योंकि ये नागालैंड की बात नहीं है, इससे पहले ऐसे सिचुएशन और भी बहुत सारे देखने को मिले हैं, ऐसे इंसिडेंट पहले भी बहुत सारे हुए हैं जहाँ पर यहाँ पर इन पावर्स का गलत इस्तेमाल हुआ है। हालांकि चाहे गलत तरीके से हो, चाहे वो मतलब मिस्टेकनली हो, लेकिन गलत इस्तेमाल हुआ है, ऐसा यहाँ पर कहना देखने को मिलेगा ऑथर के थ्रू। क्लियर हुआ इसके बारे में?
ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो आर्टिकल्स थे, ये वाला जो आर्टिकल कुछ यूनिक था, बाकी इस आर्टिकल को हमने डिस्कस कर रखा है। जो भी डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर एनालिसिस डिस्कशन को देखते हैं वो यहाँ से इस वीडियो को खत्म कर दें, मतलब इस वीडियो को रोक दें, क्योंकि उसके बाद वाला भी जो आर्टिकल है वो आर्टिकल भी हमने पढ़ा हुआ है, इसके बारे में मैंने आप लोग को नोट्स वगैरह शेयर कर रखे हैं। तो इस आर्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे इसके बारे में आप लोग को सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ है आपको मालूम होगा, एक बिल को लाया गया है, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। ये जो बिल है यहाँ पर इसका मेन मकसद है जो आपका आधार कार्ड है उसको वोटर आईडी कार्ड से लिंक किया जाए। लेकिन यहाँ पर ऑथर बोलते हैं आप जब इसको लिंक कर देंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब क्या है इसका मुद्दा, मैं आपको समझाता हूँ, इसके नुकसान क्या होंगे, डाइसएनफ्रेंचाइजमेंट क्या होता है, या फिर डेटाबेस को लेकर क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिंपल से शब्दों में नोट्स के फॉर्म में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है। खासकर अभी हमने देखा ये बिल को पास किया गया लोकसभा के अंदर। अभी यहाँ पर बिल को लेकर ये चर्चा की जा रही, जो आपका वोटर आईडी कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक किया जाए। लेकिन बहुत सारे ओपोजिशन मेंबर अपना एक कंसर्न दिखा रहे हैं, बोलते हैं कहीं ना कहीं इस बिल के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। वो कमियां क्या हो सकती हैं आगे आपको पता चलेंगी। प्लस पहले तो हम डिस्कस करते हैं इस बिल के फीचर्स क्या हैं। देखो इस बिल का पहला फीचर ये है, आज के टाइम पर क्या होता है, बहुत सारे लोग इधर से उधर जब ट्रैवल करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तो क्या होता है उनके पास एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड आ जाते हैं। मिस्टेकनली एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड्स उनके पास हो जाते हैं। तो क्या है यहाँ पर इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए क्या होगा, एक व्यक्ति का जो भी वोटर आईडी कार्ड है उसको आधार कार्ड से हम लोग लिंक कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा, हमारे पास डेटा रहेगा और उसके बेसिस पर उसके पास एक ही वोटर आईडी कार्ड रहेगा, दूसरा वोटर आईडी कार्ड पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस एक्ट के अंदर बताया गया। और उससे क्या होगा, जो फ्रॉड तरीके से वोटिंग वगैरह होती है वो सब यहाँ पर कम हो जाएगी। तो पहला तो यहाँ पर इस बिल के अंदर प्रोविजन ये है। दूसरी सिचुएशन क्या बोला गया, दूसरा यहाँ पर इस बिल के अंदर एक और फीचर है। दूसरा फीचर ये बोलता है कि आज के टाइम पर क्या हो रहा है ना, कि अगर आप लोग 18 साल के पूरे हो रहे हो, क्योंकि 18 साल के बाद ही आप लोग वोटिंग कर सकते हो, जैसे आप 18 साल के पूरे होते हो तो आपको एज अ वोटर अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। तो रजिस्टर करवाने के लिए पहले क्या होता था, पहले यहाँ पर आपको साल में एक ही दिन मिलता था, वो था 1 जनवरी। 1 जनवरी को आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते थे, अदरवाइज यहाँ पर दूसरी कोई तारीख नहीं थी। लेकिन अब क्या है, वो तारीख और भी आपको ऐड कर दे दी गई है कि जब भी आप 18 साल के पूरे हो रहे हो तो साल में आपको 4 दिन मिलेंगे, एक जनवरी का, 1 अप्रैल का, 1 जुलाई का और 1 अक्टूबर का। तो इन 4 तारीख में कभी भी आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो एज अ वोटर। क्लियर हुआ। उसके बाद इसी बिल का तीसरा फीचर है ब्रिंगिंग जेंडर न्यूट्रलिटी। जेंडर न्यूट्रलिटी का मतलब यह है किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर फोकस ना दिया जाए, उसको प्राइमरी के ऊपर ना रखा जाए, जैसे कि कोई मेल हो गया फीमेल हो गया तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर वर्ड मेंशन ना हो। इसकी जगह हम लोग स्पाउस का मेंशन कर सकते हैं, कोई जीवन साथी हो गया स्पाउस का मतलब, तो वो मेंशन किया जा सकता है। पर्टिकुलर मेल और फीमेल नहीं इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, अभी देखो जो बहुत सारे सर्विस वोटर हैं, सर्विस वोटर कौन है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर सर्व कर रहे हैं, पुलिस फोर्सेस के अंदर सर्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं इंडिया से, तो उनकी जो वाइफ हैं वो वोटिंग देती हैं। अब क्या होता है, जो वाइफ होती हैं जब वोटिंग देती हैं तो उनके लिए मेंशन वर्ड किया गया है वाइफ्स, ठीक है। तो वाइफ्स वर्ड मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो अमेंडमेंट बिल है वो ये बोलता है ये जो वाइफ्स वर्ड है इसको हटाया जाएगा। वाइफ्स हटाकर हम लोग स्पाउस ऐड कर देंगे, ठीक है। स्पाउस का मतलब ही वही है, जीवन साथी हो जाएगा। तो वाइफ्स हटाकर स्पाउस कर देंगे, इससे हम लोग जेंडर न्यूट्रल हो जाएंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर जेंडर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाएगा। तो ये इस पर्टिकुलर बिल के फीचर्स मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। लेकिन अब बात करते हैं इस बिल के अंदर कंसर्न्स क्या है, चिंता वाली बात क्या है। देखो सबसे पहले बात जो चिंता वाली बात यह है कि आधार कार्ड देखो मैंडेटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी हम लोग को बता चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पहले ही पास कर चुका है कि आधार कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है तो आधार कार्ड खुद अपने आप में आज के टाइम पर एक रेसिडेंस होने का कोई, आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक मतलब जैसे आप इंडिया के अंदर रह रहे हो तो इंडिया के अंदर रह रहे हो उसके लिए एक प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया की सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं है। इंडिया की सिटीजनशिप के लिए आपके पास दूसरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो आधार कार्ड का अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप इसको वोटर आईडी कार्ड से लिंक करोगे तो वो ज़्यादा मैटर करेगा नहीं, ऐसा यहाँ पर कहना है। पहला क्रिटिसिज्म यहाँ पर ये दिया गया ऑथर के थ्रू। दूसरा यहाँ पर क्या बोला गया, दूसरा बोला गया फियर ऑफ मास ऑफ डाइसएनफ्रेंचाइजमेंट। डाइसएनफ्रेंचाइजमेंट क्या हो सकता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये जो बिल है इसके अंदर क्या होगा, इस बिल के अंदर आपका जो भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन है वो होगा। जैसे आप पूरे हो रहे हो तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाने जाओगे, ठीक है। आप अपने आपको जब रजिस्टर करवाने जाओगे तो वहाँ पर आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रखी जाएगी। और इससे क्या हो सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन जब सरकार के पास आ जाएगी तो एट द लास्ट टाइम जब आपकी वोटिंग वगैरह की बारी आएगी तो सरकार चाहे तो आपकी डिटेल्स का इस्तेमाल करके आपको ऐसा कर देगी कि आप लोग वोट ही न दे पाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिप्राइव्ड ऑफ वोट कर दिया जाएगा, मतलब आपके पास आपकी जो डिटेल्स वो गवर्नमेंट ने रख ली है तो गवर्नमेंट यहाँ पर उस डिटेल्स को इस्तेमाल कर सकती है और आपको डाइसएनफ्रेंचाइज कर सकती है, मतलब कि आप वोट आप दे ही नहीं पाओगे, इस प्रकार से सिचुएशन हो सकती है,
ठीक है। तो आप कह सकते हो ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तीसरा प्रॉब्लम है प्राइवेसी कंसर्न। प्राइवेसी कंसर्न में यहाँ पर हम लोग देखते ही हैं कि आपका जो डेटा है और बहुत सारा जो डेटा है वो सब कहाँ पे जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। और हालांकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डेटाबेस है जहाँ पर आपका सारा डेटा जाता है वो अलग है और सरकार का डेटाबेस अलग है। अगर आप डेटा दे रहे हो तो आपको अगर सिक्योरिटी चाहिए तो आप सरकार के पास डेटा रखोगे। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सरकार से पूछ सके कि हमारे डेटा को लेकर क्या प्राइवेसी कंसर्न देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पर डेटाबेस अलग अलग तैयार कर रखे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक अलग डेटाबेस है और सरकार का एक अलग डेटाबेस है। लेकिन जो आपका इलेक्शन वाला डेटा है वो सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा, सरकार के पास नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है इससे कहीं ना कहीं प्राइवेसी को लेकर एक चिंता वाली बात पैदा हो सकती है, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर इस आर्टिकल का वे फॉरवर्ड क्या है, इसका निचोड़ क्या है। निचोड़ यह है कि देखो अभी भी क्या है ना, बहुत सारे लोगों को इस बिल के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हैं। तो आपको इस बिल के बारे में सही से चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, सही से आप लोग चीज़ों को मेंशन करो ताकि लोगों को इसके बारे में पता हो, क्लियर हुआ इसके बारे में। तो इस बिल को लेकर क्या क्या सिचुएशन है मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता दी हैं कि पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं। पर यहाँ पर आप देख पाओगे कि डेटाबेस को लेकर क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। मैंने आपको टू द पॉइंट एग्जैक्टली क्या है सिचुएशन वो बताइए कि आपका डेटा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। आपका डेटा डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स दूसरी हैं, दूसरी प्रॉब्लम है डाइजन फ्रेंचाइजमेंट की। यहाँ पर आपका डेटा का इस्तेमाल करके आपको वेट देने से रोका जा सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, क्लियर हुआ इसके बारे में। तो एट द लास्ट ऑथर ये कहते हैं कि हमारे पास जो भी एक तरीके से आप ये काम कर रहे हो वो कुछ ज़्यादा बेटर, कोई ज़्यादा यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से बदलाव नहीं लाने वाला है, इसको रोक देना चाहिए, ये यहाँ पर बोलते हैं ऑथर। क्लियर हुआ इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे आज वीडियो काफ़ी लंबा भी हो चुका है, प्लस उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल है ये वाला, ठीक है। ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा, इसको मैं कल डिस्कस करूँगा। अगर मैं सीरियसली बताऊँ तो इसको मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन पढ़ने में ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको हम लोग ऐसे स्किप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत सारी अलग से इन्फॉर्मेशन मैं आपको लोगों को कल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर कल इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो कोई भी मैं आपकी कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, तो परेशान मत होना, ये आर्टिकल आपके लिए कल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आज मैं पढ़ नहीं पाया था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको स्किप भी किया है, फालतू में हम लोग क्यों ज़ोर ज़बरदस्ती करें। तो लेकिन आर्टिकल इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोला हूँ आर्टिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड करवाऊंगा, कल प्रोवाइड करवाऊंगा। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, क्योंकि यहीं पर यही थे सारे एडिटोरियल्स। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। देखो यार फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल परेशान मत होना, इतना आप सपोर्ट कर रहे हो, आप इतना विश्वास रख सकते हो मेरे पास, है ना, मेरे ऊपर इतना विश्वास रख सकते हो। और पहले भी जो बहुत सारे आर्टिकल्स रह चुके थे उनको मैंने कवर किए हैं, जैसे कि यहाँ पर चाइना टेक के आर्टिकल काफ़ी रह जा रहे थे, उनको सबको कवर किया जा रहा है डेली बेसिस पर, ठीक है। हर संडे में उनको कवर किया जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका कोई भी आर्टिकल स्किप होता नहीं है, ये आर्टिकल भी आपका कवर करवा दिया जाएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।